तो यूनिट 2 का हमने फर्स्ट 2 पार्ट्स कर लिए थे, दैट वाज इंट्रोड्यूसिंग क्लासेस एंड इनहेरिटेंस। इसमें से हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास है एंड कोवेरिएंट रिटर्न टाइप which we have to cover. We've done type, super keyword, method overriding and all. और अभी हम करेंगे इंटरफेसेस, पैकेजेस क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास यहाँ पर क्या काम करती है, पैकेज इंपोर्ट कैसे होता है, एंड देन वील डू polymorphism. ठीक है, so we will be finishing unit 2 in this lecture, plus we will try to see some PYQs. ठीक है, और खुशहाल किसने हैंड रेज किया? एनीवन हु वांट्स टू स्पीक एंड आस्क समथिंग? तो लास्ट हमने किया था इसमें कि सुपर कीवर्ड का क्या यूज होता है. सो सुपर कीवर्ड इज यूज फॉर टू थिंग्स. वन, टू कॉल द कंस्ट्रक्टर ऑफ द बेस क्लास, एंड सेकेंड इज कि जब आपके पास मेथड ओवरराइडिंग हो और आपको स्पेसिफिकली फंक्शन जो है वो सुपर क्लास में से कॉल करता है. सो यू वांट टू कॉल द फंक्शन फ्रॉम द सुपर क्लास. ठीक है, तो उस टाइम पर हम सुपर कीवर्ड का यूज कर सकते हैं. सो वी कैन यूज सुपर कीवर्ड फॉर दैट पर्पस. ठीक है, सो दैट वाज वन थिंग. अब आपके पास इनहेरिटेंस में और क्या है? देखो, इनहेरिटेंस में क्या होता है कि आपके पास जब आप क्लास बनाते हो, नॉर्मल क्लास जो भी हम बनाते हैं, ये अगेन वन मोर डिफरेंस बिटवीन सी प्लस प्लस एंड जावा कि सी प्लस प्लस की जो क्लासेस होती है उसमें फंक्शंस को डिक्लेयर करके भी छोड़ा जा सकता है और डिफाइन भी किया जा सकता है. मतलब इनलाइन एंड आउटलाइन फंक्शंस होते हैं. जो क्लास के अंदर ही डिफाइन होते हैं उन्हें हम इनलाइन कहते हैं. जो क्लास के अंदर डिक्लेयर कर देते हैं और बाहर हम डिफाइन करते हैं उनको हम आउटलाइन कहते हैं. लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, सिर्फ फंक्शंस जो हैं वो क्लास के अंदर ही डिफाइन होते हैं जावा में. सो जावा में ऐसा प्रोविजन नहीं होता कि भाई क्लास के अंदर आप फंक्शन डिक्लेयर करके छोड़ दो और बाहर डिफाइन कर लो. वी डोंट हैव एनीथिंग लाइक दैट. तो इसमें जो भी फंक्शंस आपके बनेंगे वो क्लास के अंदर ही डिफाइन भी होंगे. ठीक है, सो दोस फंक्शंस आर डिफाइंड इनसाइड द क्लास. तो वो फंक्शंस आपके क्लास के अंदर ही डिफाइन किए जाते हैं. ठीक है, सो दैट इज वन थिंग. अब यहाँ पर जब हम क्लास बना रहे हैं तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आप फंक्शन डिक्लेयर करके छोड़ दो. आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन वो चीज एक नॉर्मल क्लास में नहीं हो सकती. ठीक है, वो स्पेशल क्लासेस में होती है जिन्हें कहा जाता है एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस. अब आप कहोगे कि मैम जरूरत ही क्यों पड़ेगी कि हम फंक्शन डिक्लेयर करके छोड़ दें? देखो, आप इनहेरिटेंस कर रहे हो. ठीक है, आप इनहेरिटेंस कर रहे हो. जो बेस क्लास है उसमें आपको उस नाम का फंक्शन नहीं चाहिए, लेकिन आप चाहते हो कि जो डिराइव्ड क्लास है उसमें उस नाम का फंक्शन जरूर हो. यू वांट टू रिस्ट्रिक्ट कि जरूर हो. तो वहां पर हम एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे मैंने क्लास एम्प्लॉय बनाई. क्लास एम्प्लॉय के अंदर मेरे पास एम्प्लॉय का आईडी है, सो प्रोटेक्टेड इंट एम्प्लॉय आईडी, और सैलरी है, वो भी इंटीजर ही है. देन यू नीड नेम, सो मैंने यहाँ पर ले लिया प्रोटेक्टेड स्ट्रिंग, एम्प्लॉय का नाम हो गया. ठीक है, नाउ व्हाट आई हैव ओवर हियर इज कि मैंने यहाँ पर फंक्शंस बनाए हैं. आई हैव अ फंक्शन पब्लिक वॉइड इनपुट जिसके अंदर मैंने स्कैनर ले लिया, यूजर से पूछा एंटर एम्प्लॉय आईडी, एंटर सैलरी, एंटर नेम. ऐसे ही आपने यहाँ पर शो बना लिया जिसमें आपने उसकी सारी डिटेल्स को शो कर दिया. अब इसको मैंने आगे इनहेरिट किया हुआ है एक सेल्समैन क्लास बनाने के लिए. सेल्समैन को सैलरी के अलावा कमीशन भी मिलता है एज इंसेंटिव. ठीक है, फिर मैंने एक क्लास बनाई हुई है वर्कर, जिसको डेली वेजेस के हिसाब से पैसे मिलते हैं, लेकिन अगर वो ओवर टाइम करता है तो उसको ओवर टाइम के एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं. देन आई हैव मैनेजर और डायरेक्टर, जिनको प्रॉफिट्स का भी कुछ शेयर मिलता है. सो टोटल सैलरी क्या हो जाएगी? सेल्समैन की टोटल सैलरी हो जाएगी द बेसिक सैलरी प्लस द कमीशन. एम्प्लॉय जो वर्कर है उसकी सैलरी हो जाएगी सैलरी प्लस द ओवर टाइम. मैनेजर की हो जाएगी सैलरी प्लस द प्रॉफिट शेयर. है ना? तो उन क्लासेस के अंदर आप चाहते हो कि एक टोटल सैलरी नाम का फंक्शन जरूर बने. ठीक है, जरूर बने. तो आप यहाँ पर क्या करोगे, सिर्फ डिक्लेयर करके छोड़ दोगे वॉइड टोटल सैलरी लाइक दिस. बट ऐसे छोड़ने पे एरर आएगा, तो आप क्या करोगे, इसके आगे एब्स्ट्रैक्ट लिख दोगे. आपने लिखा एब्स्ट्रैक्ट वॉइड टोटल सैलरी. अब वो कहेगा कि जिस क्लास के अंदर आपका एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है उस क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है. तो आप इसके आगे भी क्या लिख दोगे, एब्स्ट्रैक्ट. सो एब्स्ट्रैक्ट क्लास एम्प्लॉय, और इसके अंदर सब कुछ होगा और यहीं पर एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन डिक्लेयर होगा. एक क्लास के अंदर एक से ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस भी हो सकते हैं. सो एक क्लास के अंदर कितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हो सकते हैं, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि कितने होंगे. लेकिन
जिस भी क्लास में अब आप इसको इनहेरिट करोगे, जैसे आप यहाँ पर क्लास बनाओगे सेल्समैन, और आपने यहाँ पर नॉर्मल जैसे इनहेरिट करते हैं वैसे ही इनहेरिट किया, एक्सटेंस एम्प्लॉय कर लिया, ठीक है। सो क्लास सेल्समैन एक्सटेंस एम्प्लॉय, इसके अंदर आपको जो भी अपना एक्स्ट्रा चाहिए था वो आपने ले लिया, लाइक प्राइवेट इंट, मंथली सेल्स, कॉमा, commission, whatever you want. And then you can define the functions. और इन functions के अंदर अब आपके पास कंपल्सरी है कि आपको टोटल सैलरी बनाना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं बनाओगे तो वो आपको एरर देगा। वो आपको क्या एरर देगा कि इसमें एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो या तो इस क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बनाओ, या फिर इस क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर दो। तो या तो आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास सेल्समैन कर दो, या फिर वो जो टोटल सैलरी है उसको इसके अंदर डिफाइन कर दो। दोनों में से एक काम आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो हम यहाँ पर कर सकते हैं। सो दैट वी विल बी डूइंग ओवर हियर। सो दैट इज द पर्पस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट, कि अब मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शन हो गई कि जिस क्लास में भी मैं एम्प्लॉय को इनहेरिट करूंगी मुझे वहां पर टोटल सैलरी बनाना पड़ेगा, ठीक है। फिर वो चाहे आपकी वर्कर क्लास हो, चाहे सेल्समैन क्लास हो, चाहे कोई भी और क्लास हो जहां पर आप एम्प्लॉय को इनहेरिट कर रहे हो, ठीक है। इस पॉइंट से पहले हम वैसे एक और पॉइंट समझते होते हैं जिसे कहते हैं डायनामिक बाइंडिंग, या फिर लेट बाइंडिंग, या डायनामिक मेथड डिस्पैच, कुछ भी आप उसे कह सकते हो। उसका मतलब क्या होता है, देखो, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, नहीं तो आई होप समझ तो आ गया आपको मैंने यहाँ पर क्या लिखा है। अब ये जो मैं इतनी सारी टर्म्स बोल रही हूँ, डायनामिक बाइंडिंग कह लो, लेट बाइंडिंग कह लो, डायनामिक मेथड डिस्पैच कह लो, ठीक है। सो यू कॉल इट एनी ऑफ दीज थ्री, ठीक है। चाहे आप उसको डायनामिक बाइंडिंग बोलो, चाहे आप उसे लेट बाइंडिंग बोलो, चाहे आप उसे डायनामिक मेथड डिस्पैच बोलो। इसका मतलब क्या है कि एक फंक्शन कॉल डिसाइड नहीं होता कि किस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगी जब तक प्रोग्राम रन नहीं होता। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर कॉल किया है ई डॉट इनपुट, ई डॉट शो, ई डॉट टोटल सैलरी, इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस चीज जो मैटर करती है वो सिर्फ ये है कि ई किसका जो है, मतलब ई किसका ऑब्जेक्ट है। जिस भी क्लास का ऑब्जेक्ट है ई, उसी क्लास का इनपुट कॉल होगा, उसी क्लास का शो, और उसी क्लास का टोटल सैलरी। बट यहाँ पर एक वेरिएशन आ जाती है इनहेरिटेंस में, क्योंकि इनहेरिटेंस में एक ऐसी चीज अलाउड है जो अदरवाइज अलाउड नहीं होती। क्या है वो चीज? मान लो आपने क्या किया, एक रेक्टेंगल क्लास का रेफरेंस क्रिएट किया ऐसे, और आपने यहाँ लिखा आर इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? मैंने डिक्लेयर किया है रेक्टेंगल आर, और फिर मैंने लिखा है आर इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। इज इट पॉसिबल टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट लाइक दिस? विल इट वर्क? So you're saying no, Kushal saying no, Yashasvi saying no. So rectangle R is equal to new student. बाकी सबको अभी भी डाउट है, भाई होना तो नहीं चाहिए था। देखो, एक क्लास है उसमें दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट का रेफरेंस डालोगे वो नहीं जाएगा, इट इज नॉट अलाउड। सो जो दो क्लासेस का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, आप उसमें एक क्लास के रेफरेंस में दूसरे का एड्रेस असाइन करोगे तो एरर आ जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन इनहेरिटेंस के टाइम पे एक एक्सेप्शन है। इनहेरिटेंस के टाइम पे क्या एक्सेप्शन है कि आपने रेफरेंस डिक्लेयर किया ई का, लेकिन आपने मेमोरी एलोकेट की सेल्समैन को और उसका एड्रेस ई में पुट कर दिया, ये अलाउड है। अलाउड होता है कि एड्रेस ऑफ अ डिराइव्ड क्लास, एड्रेस ऑफ अ सब क्लास ऑब्जेक्ट कैन गो टू द रेफरेंस ऑफ द बेस क्लास, ये हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप एम्प्लॉय का एक रेफरेंस डिक्लेयर कर रहे हो ई, आप उसमें चाहो तो सेल्समैन का एड्रेस भी डाल सकते हो, वर्कर का एड्रेस भी डाल सकते हो, मैनेजर का एड्रेस भी डाल सकते हो, उसकी किसी भी सब क्लास का एड्रेस डाल सकते हो। और उसमें कौन सा एड्रेस है वो डिसाइड करेगा कि फंक्शन कौन सी क्लास से कॉल होगा। तो अगर इसमें सेल्समैन का एड्रेस जा रहा है तो ये इनपुट शो और टोटल सैलरी किसको कॉल करेंगे? सेल्समैन क्लास में से इनपुट शो और टोटल सैलरी को कॉल करेंगे।
अगर इसमें वर्कर का एड्रेस गया होता तो वो वर्कर क्लास में से कॉल करते हैं, चाहे आपने रेफरेंस ई को ही यूज किया है, लेकिन इसमें एड्रेस कौन सा है वो डिसाइड करेगा कि किस क्लास के फंक्शन कॉल होने चाहिए। ठीक है, या दैट वुड वर्क द सेम वे विशिष्ट, लेकिन ये चीज आपको प्रोवाइड करती है चॉइस। आपको मान लो यूजर से पूछना है कि यूजर वांट्स टू इनपुट अ सेल्समैन, वर्कर और व्हाट, तो हमें जो स्टेटमेंट्स हैं वो कम लिखनी पड़ेंगी ना। अब आप यहाँ पर एक ही ई डिक्लेयर कर सकते हो, कंडीशन के अकॉर्डिंगली ई में एड्रेस डाल सकते हो, और फिर इनको एक ही बार लिखना पड़ेगा मुझे, और वो खुद से देखेगा कि उसमें किसका एड्रेस है। जिसका भी एड्रेस होगा वो उस क्लास में से फंक्शंस को कॉल कर लेगा। दिस थिंग इज कॉल्ड डायनामिक मेथड डिस्पैच, क्योंकि ये रन टाइम पे जो डिसाइड करता है कि उसके अंदर एड्रेस कौन सा है, और जो भी एड्रेस है उसके अंदर उसके अकॉर्डिंगली इट विल कॉल द फंक्शन। सो वो पहले उसके अंदर जो एड्रेस है उसको देखेगा, और उस एड्रेस के अकॉर्डिंगली आगे फर्दर कॉलिंग करेगा। ठीक है, इसी को हम डायनामिक मेथड डिस्पैच कहते हैं। जो दृष्टि पूछ भी रही थी ना पहले, वो एनिमल इज इक्वल टू वुल्फ, क्या पूछ रहे थे आप, कुछ समथिंग लाइक दैट, बाइक इज इक्वल टू होंडा, कुछ ऐसा था ना। सो इट्स दैट काइंड ऑफ एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो जो बेस क्लास का रेफरेंस है उसमें सब क्लास का एड्रेस जा सकता है, आप हमेशा याद रखेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है कि अगर आपके पास, यस विशिष्ट, ठीक है, गुड इवनिंग चेतन। सो अगर आपके पास यहाँ पर जो एम्प्लॉय क्लास है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, तो वैसे भी एक रूल हो जाता है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो सकता। एब्स्ट्रैक्ट क्लास की रेफरेंस बन सकती है, आपने एम्प्लॉय ई क्रिएट किया है वो ठीक है, पर आप इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय नहीं कर पाओगे अगर वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। ठीक है, सो अगर मुझे एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास गिवन है और मुझे यहाँ पर उसका ऑब्जेक्ट बनाना है तो वो पॉसिबल नहीं है। This is not possible. So, no object can be instantiated, or you can simply say created, for an abstract class. So, abstract class को हम memory allocate नहीं कर सकते, new use नहीं होता abstract class के साथ। ठीक है, so no memory can be allocated to abstract class. हाँ, इंटरफेस का भी सिर्फ रेफरेंस बनता है, ऑब्जेक्ट नहीं बनता। ठीक है, सो ये तो हो गया आपका कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है। सो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का पर्पस सिर्फ क्या होता है, टू ग्रुपिंग द एलिमेंट्स। सो एलिमेंट्स को ग्रुप करना ताकि सब क्लासेस प्रॉपर्ली क्रिएट हो सके विद रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। ठीक है, दैट इज द पर्पस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। उसके बाद आपके पास एक टर्म आती है इंटरफेस। अब इंटरफेस क्या होता है, हाउ यू इंटरेक्ट विद समथिंग, है ना। हम कहते हैं कि कंप्यूटर्स में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है, उसका मतलब क्या है। सो ये जो इंटरफेसेस है इसका मतलब है हाउ आर यू इंटरेक्टिंग विद समथिंग, आप किसी भी चीज के साथ इंटरेक्ट कैसे कर रहे हो। ठीक है, सो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। हाँ, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का पर्पस ही विशेष ये है ना कि उसको इनहेरिट किया जाए, अदरवाइज तो उसका कोई फायदा ही नहीं है। अगर आपने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई और आपने उसको इनहेरिट ही नहीं किया, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का तो कोई यूज ही नहीं हुआ ना, फिर उसका ऑब्जेक्ट बन नहीं सकता। उसका यूज ही ये है कि उसको एज अ सुपर क्लास यूज किया जाए फॉर कंबाइनिंग द कॉमन एलिमेंट्स। सो वो आपको आपके सारे कॉमन एलिमेंट्स ग्रुप करके दे रही है जो सब क्लासेस में यूज हो सकता है। ठीक है, और इंटरफेस तब बनता है जब हमें डेटा मेंबर्स और फंक्शन डेफिनेशंस चाहिए ही नहीं, सिर्फ डेक्लेरेशंस चाहिए। क्योंकि एक क्लास के साथ आप कैसे इंटरेक्ट करते हो, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब है ग्राफिकल चीजों से इंटरेक्ट करना, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस का मतलब है टाइप करके कमांड्स देके इंटरेक्ट करना। अब एक क्लास के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाता है, बाय कॉलिंग इस फंक्शन। ए डॉट इनपुट मतलब योर क्लास, यू आर इंटरेक्टिंग विद द क्लास की भाई इसके डेटा मेंबर्स को इनपुट कर दो। ए डॉट रिजल्ट, यू आर इंटरेक्टिंग विद द क्लास टेलिंग कि इसका रिजल्ट शो कर दो। सो ऑल दैट कम्स अंडर इंटरेक्शन, है ना। तो वो सब आपका इंटरेक्शन के अंदर ही आता है। अब आप यहाँ पर क्या कह रहे हो इंटरफेस में कि हम कैसे इंटरफेस करेंगे, उसको क्या इंटरफेस दिया जाएगा। तो इंटरफेस बनाने का पर्पस बस इतना होता है कि जो फंक्शंस हमने इसके अंदर डिक्लेयर किए हैं, जिस भी क्लास में आप इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करोगे वहां पर आपको डिफाइन
करने ही पड़ेंगे। यस, इट शोज द बिहेवियर ऑफ द क्लास। सो आपने लिखा इंटरफेस, इंटरफेस का जो भी नाम आप देना चाहो, और इसके अंदर सिर्फ मेथड डिक्लेरेशंस होते हैं जिनका स्कोप हम नहीं लिखते। वी डोंट राइट प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, एनीथिंग। जब आप इनको डिफाइन करोगे तो आपको इन्हें पब्लिक ही बनाना पड़ता है। सेम इज द क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स आल्सो। एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी जब किसी क्लास में डिफाइन होंगे तो दे मस्ट बी डिफाइंड एज पब्लिक। तो हमने यहाँ पे लिया इंटरफेस टेस्ट, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट्स, ठीक है। सो इंटरफेस टेस्ट, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट्स, एंड इनसाइड दिस व्हाट विल यू डू? इसके अंदर आप यहाँ पर काम करेंगे, आप फंक्शंस डिक्लेयर कर सकते हो, जैसे कि आपने यहाँ पर बना दिया void read semicolon void print semicolon int get id, it should return the id of the object, जो भी काम हो रहा है। ऐसे ही void process, कुछ भी ऐसे आपने कुछ कुछ नाम दे दिए। अब ये आपका इंटरफेस बन गया। और आप जिस भी क्लास में इसको यूज करना चाहते हो, आप क्लास का नाम लिखोगे। क्लास का नाम लिखने के बाद आप लिखोगे इम्प्लीमेंट्स। इम्प्लीमेंट्स इज द कीवर्ड। जैसे इनहेरिटेंस के लिए आपके पास एक्सटेंड्स था, इंटरफेस के लिए आपके पास इम्प्लीमेंट्स है। सो क्लास सैंपल इम्प्लीमेंट्स, सो क्लास सैंपल इम्प्लीमेंट्स टेस्ट। इतना लिखने से अब मेरे लिए कंपल्सरी हो जाएगा कि मुझे ये चारों फंक्शंस एज पब्लिक यहाँ पर डिफाइन करने ही पड़ेंगे। अगर मैं नहीं डिफाइन करूंगी तो एरर आएगा कि या तो इन फंक्शंस को डिफाइन करो या फिर क्लास को एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करो। ठीक है। सो जो भी फंक्शंस आपके इंटरफेस में डिक्लेयर्ड हैं वो आपको क्लास के अंदर डिफाइन करने ही पढ़ते हैं, दैट टू एज पब्लिक मेंबर्स। नहीं डिफाइन करोगे तो यू विल गेट एन एरर, यू विल नॉट बी एबल टू रन योर कोड। ठीक है। सो इंटरफेस यूज कहाँ होता है? जब हमें मान लो कि एक ग्रुप ऑफ प्रोग्रामर्स हैं जो काम कर रहे हैं और मैं हेड ऑफ प्रोग्रामर्स हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप अपनी जो भी क्लासेस बनाएं उसमें एक ही कन्वेंशन को फॉलो करें, सब में ये फंक्शन होने चाहिए। तो मैं ऐसे एक इंटरफेस बना के आपको दे दूंगी, एंड देन यू हैव टू डिफाइन दोज फंक्शंस। जैसे कि देखो, रनेबल इंटरफेस हम यूज करते हैं, तो रन नाम का फंक्शन हमें बनाना ही पड़ता है क्लास में। अगर रन फंक्शन नहीं बनेगा क्लास में तो एरर आ जाएगा। सो दैट इज टू रिस्ट्रिक्ट यू, ताकि आप भूल ना जाओ कि इस नाम का फंक्शन होना जरूरी है। बाय डिफॉल्ट फाइनल स्टैटिक होते हैं। क्या फाइनल स्टैटिक होते हैं विशिष्ट? क्या पूछ रहे हो? बाय डिफॉल्ट फाइनल स्टैटिक होते हैं, ठीक है। दैट इज इंटरफेस। इंटरफेस में मल्टीपल इंटरफेसेस कैन बी इम्प्लीमेंटेड टू अ क्लास। अगर आपको एक क्लास में एक से ज्यादा इंटरफेस इम्प्लीमेंट करने हैं तो आप कर सकते हो। आपने यहाँ पर क्लास का नाम दिया क्लास सैंपल, यू कैन राइट हेयर इम्प्लीमेंट्स इंटरफेस 1 कॉमा इंटरफेस 2, जितने भी हैं। तो जितने इंटरफेसेस भी आप इम्प्लीमेंट करोगे उन सब के फंक्शन आपको यहाँ पर डिफाइन करने पड़ेंगे। एट्रीब्यूट्स तो विशिष्ट इंटरफेस में हाँ फाइनल या स्टैटिक ले सकते हो, नॉर्मल नहीं होते। इंस्टेंस वेरिएबल्स नहीं ले सकते क्योंकि इंटरफेस के इंस्टेंसेस क्रिएट ही नहीं होते। तो आप स्टैटिक ले सकते हो क्योंकि वो क्लास पे डिपेंड करेंगे, और फाइनल कांस्टेंट होता है तो वो भी ले सकते हो। ठीक है। तो एक आपके पास कुछ मोटे मोटे डिफरेंस के पॉइंट्स बन जाते हैं बिटवीन क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस। ओके विशिष्ट। सो पहली चीज है फंक्शन डेक्लेरेशन। नॉर्मल क्लास में अलाउड नहीं है, इसमें सारी डेफिनेशंस ही होती हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में डेक्लेरेशन हो सकती है, इंटरफेस में भी डेक्लेरेशन हो सकती है। देन इज फंक्शन डेफिनेशन, जो फंक्शन पूरा डिफाइन होता है। क्लासेस में तो होता ही वही है, एब्स्ट्रैक्ट में भी हो सकता है, इंटरफेस में नहीं हो सकता। ऑब्जेक्ट मेमोरी एलोकेशन, इसमें हो सकती है, इन दोनों में नहीं हो सकती। रेफरेंस डेक्लेरेशन, इसमें भी हो सकती है, इसमें भी हो सकती है, इसमें भी हो सकती है। देन आपके पास होता है मल्टीपल
मल्टीपल इनहेरिटेंस। नॉर्मल क्लास एक ही इनहेरिट होती है, मल्टीपल नहीं हो सकती। एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी एक ही होती है, मल्टीपल नहीं हो सकती। इंटरफेस मल्टीपल हो सकते हैं। ये वाले नोट्स नहीं है बेटा आपके पास, मैंने अभी व्हाट्सएप पे भी भेजे थे। मैं व्हाट्सएप पे तो है ही, मैं आपको एक काम करती हूँ, रुको। ठीक है, आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। फाइन। ये पीवाई क्यूज है, पीवाई क्यूज अभी हम देख लेते हैं। फोर्थ सेमेस्टर के पेपर्स हैं ये, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर में पहली बार पेपर हो रहा है, इससे पहले नहीं था कभी। तो ये डिफरेंसेस आपको, हाँ मैं दे दूंगी आपको आज रात तक। ठीक है, देखो इसमें प्रॉपर थ्योरी वाइज एक्सप्लेन्ड है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनहेरिटेंस की डेफिनेशन, पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन। ठीक है, ये आपका प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बीच में डिफरेंसेस, हिस्ट्री ऑफ जावा, फीचर्स ऑफ जावा, एवरीथिंग इज देयर। पढ़ने की मेहनत आपको करनी है ना? So everything is there, but you need to go through this. नहीं, वो मैं आपको अलग से भेज देती हूँ। नहीं बेटा, टफ तो नहीं होता। देखो, इफ आई शो यू एनी ऑफ दीज पेपर्स, इस साल का तो अभी जो फोर्थ सेमेस्टर का पेपर है वो आपने देख लिया, मैंने ग्रुप पे भेजा था आपको। आई होप यू हैव सीन दैट। ठीक है, क्या है, विच इवेंट इज जनरेटेड, इवेंट आपके सिलेबस में नहीं है। जावा बाइट कोड ये पूछा है, हाउ डज जावा बाइट कोड डिफर फ्रॉम अदर लेवल कोड्स, अदर मशीन लेवल कोड्स। दूसरे जो मशीन लेवल कोड्स होते हैं वो उस मशीन के अकॉर्डिंगली बनते हैं जिस मशीन पे आपका जो प्रोग्राम है वो रन होना है। बाइट कोड इज डन with the help of JVM, Java Virtual Machine. Adapter आपके सिलेबस में नहीं है. Which are the access specifiers available in Java? Private, public, protected and default. What is the reference variable? हमने कर लिया कि जब आप क्लास का सिर्फ पॉइंटर बनाते हो उसमें बाद में एड्रेस एलोकेट होता है, इसमें न्यू वगैरह आप एक्सप्लेन कर सकते हो. एप्लेट आपके सिलेबस में नहीं है. Roles of Java compiler and interpreter you can explain. State the purpose of static block. So static block is that block in your code जो कि एग्जीक्यूट होता ही होता है सिर्फ एक बार जब भी आपकी क्लास क्रिएट होती है। ठीक है, जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट हो ही जाएगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ वेटिंग फॉर अ कॉल। तो वो किसी कॉल की वेट नहीं करता, वो एग्जीक्यूट हो ही जाता है। Why Java is called type safe language as compared to C++? क्योंकि जावा में कभी भी डेटा लॉस वाली जो असाइनमेंट्स है वो होती नहीं है। इट्स वेरी स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज। जैसे हमने डिस्कस किया था कि अगर आप पॉइंट में भी वैल्यू पुट करोगे तो नहीं जाएगी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो डबल होती है, तो आपको उसके आगे एफ लगाना पड़ता है। वही एग्जाम्पल्स आप यहाँ पे दे सकते हो। स्टेट द यूज ऑफ दिस कीवर्ड, अगेन वी हैव डन दिस, गिव द एग्जाम्पल्स। अब यूनिट वन में इसमें क्वेश्चन पूछा है, व्हाट आर एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, हाउ डज दे डिफर फ्रॉम कंक्रीट क्लासेस, कैन uh, an abstract class be instantiated? Can there be an abstract constructor? Explain your answer with suitable example. ठीक है, तो आपको ये सारा यहाँ पर बताना है. What is a constructor? Does Java provide a default constructor? Yes, इसमें zero जाता है, string blank जाती है. Does Java provide a default copy constructor? Yes. Explain your answer with suitable example. आपको बना के दिखाना पड़ेगा. या choice में क्या है? How is a method overloading different from method overriding? ठीक है, ओवरलोडिंग है, सेम ही क्लास के अंदर फंक्शंस होते हैं, नाम सेम होता है लेकिन पैरामीटर्स डिफरेंट होते हैं.
ओवरराइडिंग में नेम पैरामीटर्स दोनों ही सेम होते हैं, बस एक बेस क्लास में होता है, एक डिराइव्ड क्लास में होता है। एग्जाम्पल हर किसी चीज का आप याद करके जाओगे क्योंकि एग्जाम्पल आपको लिखना होगा। व्हाट इज द नीड ऑफ इंटरफेस इन जावा? डिस्कस द यूजेस ऑफ फाइनल कीवर्ड। 3 यूजेस होते हैं, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है। अब उसके बाद है कंपेयर स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग बफर क्लासेस विद सुटेबल एग्जांपल्स। मेंशन वेरियस स्टेट्स थ्रेड्स हमने अभी मतलब अभी नहीं करा है, पर आपका 4th यूनिट में है थ्रेड्स। ठीक है, ये पहले यूनिट्स अलग थी, तो इसकी वजह से आप यूनिट वाइज मत देखो। हैंडलिंग, एप्लेट, जेडीबीसी ये सब नहीं करना है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। सो इवेंट हैंडलर, स्विंग, एडब्ल्यूटी, एप्लेट ये सब नहीं है। ठीक है, तो ये जो पहले की यूनिट 3 और यूनिट 4 है इसको आप इग्नोर कर सकते हो। यू डोंट हैव टू डू दोज यूनिट 3 एंड यूनिट 4 क्वेश्चन। सिर्फ फाइल हैंडलिंग का क्वेश्चन आपको इसमें दिखे यूनिट 3 यूनिट 4 में, तो आप देख सकते हो, अदरवाइज आपको सिर्फ पहली 2 यूनिट वाले क्वेश्चन ही देखने हैं। ठीक है, सो दैट इज व्हाट यू हैव टू गो थ्रू इन द पीवाईक्यूज। ठीक है, सो आपको ये समझ आ गया अभी डिफरेंस बिटवीन क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस? इज दिस क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? ठीक है, अब इसके बाद है पैकेज। पैकेज क्या होता है? सो पैकेज के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, बट पैकेज में थ्योरी आपको ज्यादा याद करनी पड़ेगी। प्रैक्टिकली पैकेज का मतलब सिर्फ क्या है कि पैकेज इज अ कलेक्शन ऑफ क्लासेस। ठीक है, ग्रुप अंडर अ सिंगल फोल्डर। फाइन। तो आप जब एक पैकेज बनाते हो, तो जैसे मान लो आपको पैकेज बनाना है अपने नाम का या आपको कुछ भी बनाना है, तो आप पहले फोल्डर क्रिएट कर लोगे उस नाम का। सो क्रिएट फोल्डर माय कलेक्शन। फिर आप जो भी फाइल बनाओगे उसके टॉप पे आप लिखोगे पैकेज माय कलेक्शन सेमीकोलन। फिर आपको जो भी क्लास बनानी है वो आप बना लो। इसको आप कंपाइल करके छोड़ दोगे, तो ऐसे आपको जितनी क्लासेस बनानी है आप बनाई जाओ। आप पैकेज बनाओ, अपनी क्लास बनाओ, फाइल को सेव करो, कंपाइल करके छोड़ दो, तो आपके फोल्डर के अंदर क्या होगा, सारी फाइल्स की डॉट क्लास फाइल्स बन जाएंगी, जैसे test1 डॉट क्लास, test2 डॉट क्लास, सबके बाइट कोड आ जाएंगे। फिर आप उसको कहीं पे भी इंपोर्ट करके यूज कर सकते हो, जैसे कि हम इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट स्टेटमेंट कैसे काम करती है? आप इंपोर्ट करते हो जावा डॉट यूटिल। अगर मैं सिर्फ इतना लिख दूं तो इसके अंदर जितनी भी क्लासेस है वो इंपोर्ट होके आ जाएंगी। मतलब जावा फोल्डर के अंदर एक यूटिल फोल्डर है, और उस यूटिल फोल्डर के अंदर जितनी भी क्लासेस हैं वो मेरे इस प्रोग्राम में इंपोर्ट हो गई। नाउ आई कैन यूज देम डायरेक्टली। सो इट imports all classes in java's util folder in my current program, ताकि आप उसको डायरेक्टली यूज कर सको। आपको किसी एक को करना है तो आप उसका नाम भी लिख सकते हो, तो आप सिर्फ उसको यूज कर पाओगे, java डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। और अगर आप ये पूरा इंपोर्ट नहीं करते हो, डायरेक्टली यूज करना चाहते हो, तो आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो बिना इंपोर्ट किए, लेकिन फिर आपको स्कैनर का ऑब्जेक्ट ऐसे बनाना पड़ेगा, java डॉट यूटिल डॉट स्कैनर एस सी इज इक्वल टू न्यू। ऐसे ऐसे कोई भी नहीं करता, सो वी ऑलवेज इंपोर्ट एंड देन वी डू इट। तो जब आप खुद का पैकेज भी बना लेते हो तो आपके पास कुछ कमांड्स होती हैं जिसके थ्रू हम सेटिंग्स कर सकते हैं बिन में जाके। जो हमारा पाथ ऑप्शन होती है, जहाँ पे हमने जेडी के बिन का पाथ सेट किया था, इफ यू रिमेम्बर, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में जाकर जो पाथ वेरिएबल होता है उसमें हमने अपने बिन फोल्डर का पाथ सेट किया था, वहीं पर आपको अपने पैकेजेस का पाथ सेट करना पड़ता है। So when you set the path for packages there, it can be accessed। ठीक है, तो फिर वो कहीं से भी एक्सेस हो सकता है, फिर आप अपने सिस्टम में उसको इंपोर्ट कर सकते हो। नहीं तो आप सेम फोल्डर के अंदर तो कर ही सकते हो, या उसके सब फोल्डर्स के अंदर कर सकते हो।
सो पैकेज का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ क्लासेस। तो जो भी एक टॉपिक से रिलेटेड क्लासेस हैं, ग्रुप से रिलेटेड क्लासेस हैं, उनको आप एक जगह पे इकट्ठा करके एक फोल्डर में डाल सकते हो, वो पैकेज बन जाएगा और उसको आप इंपोर्ट कर सकते हो, और बने बनाए पैकेजेस को तो आप इंपोर्ट कर ही सकते हो। ठीक है भाई। तो ये हो गया आपका इंपोर्टिंग पैकेजेस। देन पॉलीमॉर्फिज्म में डायनामिक बाइंडिंग जो मैंने आपको बताया अभी, सो आप उसे डायनामिक बाइंडिंग बोलो, लेट बाइंडिंग बोलो, या डायनामिक मेथड डिस्पैच बोलो, एक ही बात है। इसके अलावा मेथड ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग आपने कर लिया। ठीक है, देन वी थिंग्स लाइक दिस, जैसे कि है जेनरिक प्रोग्रामिंग, कास्टिंग ऑब्जेक्ट्स, इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर। इनका क्या मतलब होता है? तो ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, जैसे कि कास्टिंग ऑब्जेक्ट का मतलब है टाइप चेंज करना। एक ऑब्जेक्ट को दूसरे टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने को हम कास्टिंग ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। ठीक है, उसके लिए आप फंक्शंस बना सकते हो। एक हमारे पास ऑपरेटर होता है जिसका नाम ही होता है इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर। वो आपको किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ अगर आप इंस्टेंस ओ कैपिटल ऑफ ऑब्जेक्ट का नाम लिखोगे तो इट विल रिटर्न यू द नेम ऑफ द क्लास, कि ये कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इंस्टेंस ऑफ जो आपका ऑब्जेक्ट है उसका एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, और इसका पर्पस होता है ट्रू या फॉल्स रिटर्न करना। सो ये क्या करेगा, आप ऑब्जेक्ट का नाम लिखोगे, इंस्टेंस ऑफ क्लास का नाम लिखोगे, एंड इट विल गिव यू ट्रू और फॉल्स। अगर ये ऑब्जेक्ट इसी क्लास का इंस्टेंस है तो ये ट्रू देगा, और अगर नहीं है तो ये फॉल्स देगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पर एक क्लास बनाई एनिमल, डॉग को इनहेरिट किया एनिमल से, मतलब एनिमल को इनहेरिट करके डॉग बनाई, और फिर आपने क्या किया है, एनिमल इज इक्वल टू न्यू डॉग। अब आप एनिमल इंस्टेंस ऑफ डॉग करोगे तो ये आपको क्या देगा, ट्रू। क्यों? क्योंकि वो डॉग का इंस्टेंस है। एनिमल इंस्टेंस ऑफ एनिमल वो भी होगा क्योंकि वो उसकी सुपर क्लास है, तो अगर आप सुपर क्लास के साथ भी इंस्टेंस ऑफ चेक करते हो तो भी ट्रू आएगा। लेकिन अगर मैं चेक करूं एनिमल इंस्टेंस ऑफ स्ट्रिंग तो ये आपको फॉल्स देगा क्योंकि वो स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट नहीं है। सो अगर वो है तो आपको ट्रू देगा, अदरवाइज नहीं देगा। सो दैट इज द पर्पस ऑफ इंस्टेंस ऑफ। ठीक है, सो इंस्टेंस ऑफ का सिंटेक्स क्या है, ऑब्जेक्ट का नाम लिखो, इंस्टेंस ऑफ पूरा स्मॉल में लिखना है, वो कैपिटल नहीं है। In vehicle, instance of vehicle class, yes it is, so it will give you true। ठीक है, जेनरिक प्रोग्रामिंग सेम सी प्लस प्लस वाली है, इस पे आज तक कभी कोई क्वेश्चन आया नहीं है पीवाई क्यूज में। सी प्लस प्लस में जरूर आता है। तो जेनरिक प्रोग्रामिंग इज जो सी प्लस प्लस में हम टेम्पलेट्स की हेल्प से करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जेनरिक प्रोग्रामिंग उसी तरह से है, थोड़ा सा सिंटेक्स डिफरेंट है, पर पर्पस क्या है। जेनरिक प्रोग्रामिंग का मतलब है कि आपने एक क्लास बनाई, लेकिन उस क्लास के अंदर जो डेटा मेंबर है उसका डेटा टाइप आपने स्पेसिफाई नहीं किया। मान लो मैं एक क्लास बना रही हूँ स्टैक। ठीक है, आप डेटा स्ट्रक्चर्स में काम कर रहे हो लेकिन आपको डेटा स्ट्रक्चर सी लैंग्वेज में है। कल को आप कभी जावा में डेटा स्ट्रक्चर्स करते हो तो आप उसमें स्टैक का प्रोग्राम बनाना चाहते हो या क्यू का प्रोग्राम बनाना चाहते हो, एंड यू वांट कि वो जो स्टैक है वो एज इंटेजर स्टैक भी यूज हो सकता है, वो एज अ स्ट्रिंग स्टैक भी यूज हो सकता है, वो एज एनी डेटा टाइप स्टैक यूज हो सकता है। तो आप उसको डेटा टाइप से स्पेसिफिक नहीं रखना चाहते, जनरल करना चाहते हो, तो वहां पर जेनरिक प्रोग्रामिंग यूज होती है। सो जेनरिक प्रोग्रामिंग इन जावा इज अ पावरफुल फीचर जो कि जावा 5 के बाद इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, ताकि आप डेटा टाइप इंडिपेंडेंट कोड्स लिख सको। तो इसमें हम क्या करते हैं, वी यूज दी attributes like this: T is for type, E is for element, K is for key and V is for value। इसका एक एग्जाम्पल है जेनरिक क्लासेस, जैसे यहाँ पर हमने बनाई पब्लिक क्लास बॉक्स और उसके साथ यहाँ एंगुलर ब्रैकेट्स में टी लिख दिया। अब ये टी कोई भी डेटा टाइप हो सकता है, ये इंटीजर, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, फ्लोट, इवन आपकी कोई दूसरी क्लास भी हो सकती है। सो पब्लिक क्लास बॉक्स टी लिखा हमने, प्राइवेट टी आइटम। अब हमें नहीं पता ये टी क्या चीज है। ठीक है, फिर ऐसे ही मैंने सेट आइटम फंक्शन बनाया कि इसमें टी टाइप की वैल्यू रिसीव कर ली, उसको यहाँ पर सेट कर दिया। ठीक है, सही चल रहा है। गेट आइटम में उसको रिटर्न भी कर दिया। अब देखो, जब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो आपने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते टाइम लिखा बॉक्स स्ट्रिंग, और फिर ऑब्जेक्ट का नाम इज इक्वल टू न्यू बॉक्स। इसका क्या मतलब है कि जहां जहां पे टी था उस जगह पर ये स्ट्रिंग कर देगा। अगर आपने इंटीजर लिखा होता है यहाँ पे तो जहां जहां पे टी था उसकी जगह पे इंटीजर हो जाता है। तो हम कोई भी डेटा टाइप यहाँ से स्पेसिफाई करेंगे वो टी को चेंज कर देगा। सो इट कैन बी मॉडिफाइड। ठीक है,
ऐसे ही अगर आप कोई फंक्शन बना रहे हो और उसमें आप कोई जनरल डेटा टाइप यूज करना चाहते हो, तो आप पब्लिक स्टैटिक और यहाँ पे टी दे दोगे रिटर्न टाइप से पहले। सो टी, फिर वॉइड प्रिंट एरे टी एरे, यहाँ पे सब जगह टी टी लिखा। जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली देख लेगा कि आप जब एरे पास कर रहे हो वो किस टाइप का है। तो अगर वो इंटीजर टाइप का है, ऑटोमेटिकली इट विल बी टेकन एज इंट, सो ये टी अपने आप एज इंटीजर काम करेगा। अगर आप स्ट्रिंग्स पास कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली ये टी एज स्ट्रिंग काम करेगा, वो जावा खुद से कर लेती है, आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। सो आपको बहुत ज्यादा इसकी डिटेल में भी नहीं जाना है, इतना पता होना चाहिए, शॉर्ट नोट पे अगर आ गया, सो यू शुड बी एबल टू राइट दैट मच। इससे ऊपर यू डोंट हैव टू गो इनटू इट, क्योंकि जेनरिक डेटा टाइप जो है ये काफी बाद में ऐड हुआ है जावा में, ये एक्चुअली सी प्लस प्लस का टॉपिक था। बट हाँ, इसमें आप बहुत कुछ और कर सकते हो। इट्स वेरी वेरी वास्ट टॉपिक, बट इट इज मेंशन्ड एज लाइक जस्ट अ स्मॉल थिंग। तो आपको इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि डेटा टाइप से इंडिपेंडेंट काम हम कर सकते हैं, जेनरिक क्लास कैसे बनेगी, जेनरिक मेथड कैसे बनेगा, बस दैट इज इट। ठीक है। इसके अलावा इसमें बहुत कुछ और आगे है, इट्स अ वेरी लेंथी टॉपिक, नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर। ठीक है। सो यू कैन गिव इट अ रीडिंग इफ यू वांट, बट इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है। बट हाँ, बाद में जब जावा की प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट। ठीक है, तब आप जरूर इसको पढ़ना, क्योंकि हम सिर्फ पेपर देने के लिए ही लैंग्वेज नहीं सीखते, हम लैंग्वेज सीखते हैं क्योंकि हमें उसमें एक्चुअली में कोड करना है। सो इफ यू एक्चुअली वांट टू कोड इन इट, सो डेफिनेटली यू शुड लर्न दीज थिंग। बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अब परसों आपका एक पेपर है, तो अभी के लिए आप इसको छोड़ सकते हो। ठीक है। और उसके बाद आपके पास आ गया कास्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सो कास्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट टू अनदर। ठीक है। सो ये वर्क कैसे होता है, अप कास्टिंग एंड डाउन कास्टिंग। सो अगर आपके पास कोई भी क्लास है, ठीक है, सो जैसे आपके पास एनिमल क्लास है, ठीक है, कन्वर्टिंग अ सब क्लास ऑब्जेक्ट टू अ सुपर क्लास टाइप। तो सब क्लास को अगर आप सुपर क्लास वाले में कन्वर्ट करते हो, उसको अपकास्टिंग कहते हैं। सो यहाँ पर एनिमल क्लास है, फिर आपके पास डॉग क्लास है जो आपने एनिमल को इनहेरिट करके बनाई है। ठीक है। आपने एनिमल का रेफरेंस लिया, इज इक्वल टू न्यू डॉग कर दिया। तो एनिमल के रेफरेंस में डॉग का एड्रेस डाला है, तो इन अ वे इट्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ एनिमल क्लास। सो इसको हमने क्या कर दिया, अपकास्टिंग। ठीक है। तो अगर बेस क्लास के रेफरेंस में डिराइव्ड का एड्रेस डालते हैं, उसे अपकास्टिंग कहते हैं सिंपल टर्म्स में। कन्वर्टिंग सुपर क्लास रेफरेंस बैक टू द सब क्लास टाइप, तो उसमें आपके पास डाउन कास्टिंग हो जाता है। उसका एग्जाम्पल क्या होगा, आपने पहले एनिमल का ऑब्जेक्ट लिया, उसमें मेमोरी एलोकेट की डॉग को, बाद में आप उसको डॉग के ही ऑब्जेक्ट में डालना चाहते हो, तो आप ऐसे क्लास का नाम आगे लिख के डॉग वाले में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है। तो उस चीज को डाउन कास्टिंग कहते हैं। सो दैट इज, कुछ है नहीं, जबरदस्ती टॉपिक बनाया हुआ, बट हाँ ठीक है, आप इसको कह सकते हो। अगर आपसे ये टर्म पूछ ली जाए, सो यू शुड नो। सो कास्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स का मतलब है एक से दूसरे में कन्वर्ट करना, और उसमें सिर्फ दो ही कन्वर्शन पॉसिबल है, कि बेस क्लास के ऑब्जेक्ट में डिराइव का एड्रेस जा सकता है, उसको हम अपकास्टिंग कह देते हैं। और अगर वापस उसको हम अपनी ही क्लास वाले में डाल देते हैं बाय राइटिंग दिस, ऐसे क्लास का नाम सामने लिख के, तो उसको डाउन कास्टिंग कहते हैं। That is it. ठीक है। सो जस्ट टू कवर अप द टॉपिक मेंशन्ड इन द सिलेबस वी आर डूइंग इट। वैसे इसके ऊपर कभी कोई क्वेश्चन आया नहीं, ठीक है, बट आपको पता होना चाहिए क्या होता है। सो दैट इज इट अबाउट योर यूनिट 2। सो यूनिट 2 आपका यहाँ पर खत्म होता है, एंड या इसके बाद हमारा यूनिट 3 और यूनिट 4 है। तो अभी आप क्या करोगे, अभी आप इसके सारे जो पीवाई क्यूज हैं, सारे पेपर्स खोल के देखो, और उसमें यूनिट 1 और यूनिट 2 के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सो जैसे इसमें आ गया, व्हाट इज द रोल ऑफ जेआरई, दैट इज जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। उसका थ्योरी जो है उसको याद करो। व्हाट इज द यूज ऑफ फाइनलाइज मेथड। सो फाइनलाइज मेथड किस लिए यूज होता है, जब जावा ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन करती है। सो डिस्ट्रक्टर्स तो जावा में होते नहीं, सो मेमोरी इज डीएलोकेटेड आफ्टर सर्टेन इंटरवल्स ऑफ टाइम, कि जो भी मेमोरी अब जावा को लगता है कि यूज नहीं हो रही है, वो उसको डीएलोकेट कर देता है, एंड दैट इज कॉल्ड garbage collection. So whenever Java goes for automatic garbage collection, it calls the finalize method. What is constructor overloading? When you have more than one constructors in a class, ठीक है, with different parameters, that's called constructor overloading. यहाँ पे नहीं बोला है write an example, but फिर भी आप example लिख के दिखाएंगे और example के through explain करेंगे। रोल ऑफ प्रायोरिटी इन मल्टीथ्रेडिंग, ये भी हम करेंगे। व्हाट इनपुट आउटपुट क्लासेस कैन बी टेकन टू यूज इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड इन जावा प्रोग्राम, स्कैनर जो हम यूज करते हैं, उसके अलावा डेटा इनपुट स्ट्रीम एंड फाइल इनपुट स्ट्रीम भी हम यूज कर सकते हैं, इनपुट स्ट्रीम रीडर भी हम यूज कर सकते हैं।
What is user defined exception? How is it created? Again, unit 3 का question है. We will be doing it later. What is an inner class? अगर आप क्लास के अंदर एक और क्लास डिफाइन कर दो तो उसको इनर क्लास कहते हैं. स्क्रॉल बार आपके सिलेबस में नहीं है, AWT नहीं है, TCP UDP नहीं है, किनेट एड्रेस नहीं है, JDBC नहीं है. ठीक है. यहाँ पर आते हैं. एक्सप्लेन इंटरफेस विद एग्जांपल, राइट डाउन इट्स एडवांटेजेस. व्हाट इज एन एरे? राइट सिंटेक्स टू क्रिएट इरेगुलर टू डायमेंशनल एरेज, गिव सुटेबल एग्जांपल. जिसमें आपको इरेगुलर का मतलब क्या है? यूजर से पूछना है कि बताओ कितने रोज और कॉलम्स चाहिए, कितने साइज का 2D एरे क्रिएट करना है और इनपुट करके शो कराना है. Java application that takes an integer number as input uh, from command line and commutes the sum of digits and number of digits. ठीक है. ये मैं आपको एक चीज बता देती हूँ इसमें भी. व्हाट इज द यूसेज ऑफ दिस एंड सुपर कीवर्ड, ये आप बता सकते हो. एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, एडवांटेज क्या है, ये बता सकते हो. एक्सप्लेन इंस्टेंस वेरिएबल हाइडिंग विद सुटेबल एग्जांपल. तो डेटा हाइडिंग क्या होती है? इंस्टेंस वेरिएबल मतलब जो नॉर्मल आप वेरिएबल्स ले रहे हो अंदर, उसको हाइड कैसे करना है. एक्सप्लेन एनी 5 स्ट्रिंग मेथड्स विद सिंटेक्स. तो स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बफर, आपके पास 2 क्लासेस है. स्ट्रिंग के कोई भी 5 मेथड्स आपको एक्सप्लेन करने हैं. व्हाट इज एक्सेप्शन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चेक्ड एंड अनचेक्ड एक्सेप्शन, ये अभी हम करेंगे, ये अगले यूनिट में आएगा. थ्रेड लाइफ साइकिल, ये भी अगले में आएगा. नंबर ऑफ बाइट्स, ये भी अगले में आएगा. थर्ड फोर्थ यूनिट आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको इन क्वेश्चंस को देखना ही नहीं है. आपको सिर्फ यूनिट 2 तक के क्वेश्चंस देखने हैं, यहाँ तक के. ठीक है. अभी मैं आपको बताती थी कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट. देखो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है. कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट पे क्वेश्चन अगर आ जाता है तो कमांड लाइन, हाँ, 0 पे तो आपका नाम ही होता है फाइल का, जो 1 पे वैल्यू है वो आप उठा दोगे. ठीक है. तो आपके पास जो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स हैं वो किस में आते हैं? स्ट्रिंग आर्ग्स में, है ना. सो इट कम्स इन स्ट्रिंग आर्ग्स, जो हम यहाँ पे लिखते हैं मेन, और मेन के आगे लिखते हैं स्ट्रिंग आर्ग्स. अब वो कह रहा है कि उसमें आपके पास एक नंबर आ रहा है. उस नंबर में आपको काउंट करके बताना है डिजिट्स कितनी है और सम ऑफ डिजिट्स कितना है. अब इसके लिए आपको सी वाला प्रोग्राम याद होना चाहिए. सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर कैसे निकाल सकते हैं, है ना. सो इसके आगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन वो सब कुछ है. यहाँ पर अब आप क्या करोगे? आपके पास नंबर कैसे आएगा? सो स्ट्रिंग आर्ग्स है, सो इट शुड बी नम इज इक्वल टू, स्ट्रिंग टू इंटीजर कन्वर्ट करना है तो यू हैव टू यूज इंटीजर डॉट पार्स इंट. किसको कन्वर्ट करेंगे? args1 को. सो num इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्सइंट args1. इससे आपका जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा नंबर. ठीक है. और उसके बाद आप अपना लूप लगा लो, वही सम ऑफ डिजिट्स और नंबर ऑफ डिजिट्स के लिए, कि व्हाइल नंबर इज ग्रेटर देन 0. नंबर ऑफ डिजिट्स के लिए आपने n को 0 लिया हुआ है, सम को 0 ले लिया और एक d ले लिया आपने. तो जब तक नंबर 0 से बड़ा है, d क्या हो जाएगा? नंबर मॉड 10. आपके नंबर ऑफ डिजिट्स 1 से इंक्रीज हो जाएंगे. सम के अंदर जो डिजिट आया है वो ऐड हो जाएगा, और जो नंबर है वो अब 10 से डिवाइड हो जाएगा. ये चीज चलती रहेगी जब तक नंबर 0 नहीं हो जाता. जब हो गया 0 तो n में मेरे पास नंबर ऑफ डिजिट्स है और सम में मेरे पास टोटल सम ऑफ द डिजिट्स है. तो वो तो डिपेंड करता है कि प्रोग्राम क्या आएगा. ये तो है नहीं कि सम ऑफ डिजिट्स ही आएगा, कुछ भी आ सकता है. सो उसके अकॉर्डिंगली आप कोड करेंगे, वो आपको याद होना चाहिए लॉजिक. हाँ, डॉग वाली क्लास के अकॉर्डिंगली ही मेमोरी एलोकेट होगी बेटा. वो सिर्फ अगर आप बेस क्लास वाले में उसको स्टोर करा रहे हो तो उसको अपकास्टिंग कह देंगे, और अगर हम वापस उसको डॉग वाले में करा देते हैं तो उसको डाउनकास्टिंग कह देंगे. ठीक है. तो ऐसे ये जो भी पेपर्स हैं ये सारे आप सॉल्व कर लो. ठीक है. नेक्स्ट क्लास में वी विल बी डूइंग यूनिट 3. यूनिट 3 आपकी जो है, यूनिट 3 जो है हमारी वो है, ये तो सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग वाली SC का आ गया ना, ये वाला. सो एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग. ठीक है. इफ पॉसिबल आज रात को, तो आज रात को रख लेंगे क्लास, नहीं तो कल सुबह तो है ही फॉर श्योर. ठीक है. तब तक आप फर्स्ट 2 यूनिट्स के नोट्स अच्छे से पढ़ लो. ये भी भेजे हुए हैं मैंने तो नोट्स आपको, वैसे एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड मल्टी थ्रेडिंग एवरीथिंग के. यू कैन गो थ्रू दैट. ठीक है. अदरवाइज we'll have tomorrow morning both the units, Unit 4 and Unit 3. Unit 3 में देखती हूँ फाइल हैंडलिंग है, ये छोटी है, ये आज कर ही लेंगे. कल सुबह के लिए इसी को रखेंगे. ठीक है. आई अपडेट यू ऑन व्हाट्सएप अबाउट द क्लास टाइमिंग.
ताकि कल आप सारा दिन PYQs करो और रिविजन कर सको. सो दिस वी विल डू इन द मॉर्निंग, बट ये फाइल हैंडलिंग वाला हम उससे पहले एक बार कर लेते हैं. ठीक है, चलिए. सो दैट इज इट फॉर नाउ.